नमस्कार, राजपथ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। अतीक अहमद और अशरफ के गैंग का नाम पुलिस रिकॉर्ड में IS 227 है। अब सवाल यह है कि आखिर अतीक और अशरफ दोनों की हत्या के बाद से इस गैंग में कौन संभालेगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि पुलिस ने गैंग चार्ट जारी किया था और उसमें 34 लोगों के नाम, साथ ही एक और लिस्ट आई है जिसमें कि अतीक के 121 गुर्गों के नाम भी है। दावा तो यह किया जा रहा है कि अतीक की पत्नी शाइस्ता फरारी के दौरान भी अतीक गैंग को लीड कर रही है और वो ही शूटर और गुर्गों को डायरेक्शंस दे रही है। तो साथ ही अतीक अहमद की करीब 10,000 करोड़ की अवैध अकूत दौलत का हकदार आखिर कौन होगा, अली या उमर? क्या जैनब शाइस्ता और आयशा नूरी में संपत्ति को लेकर विवाद होगा? और पुलिस का एक्शन अभी कितनी संपत्ति पर होना बाकी है? अतीक के बिखरे आर्थिक साम्राज्य और गैंग को कौन संभालेगा? गैंग लीडर कौन होगा? परिवार का मुखिया कौन होगा? देखिए इस रिपोर्ट में। अतीक अशरफ दफन, आतंक का अंत। क्या गैंग IS 227 भी अब खत्म? अली या उमर, कौन अगला कमांडर? आयशा, जैनब और शाइस्ता, मुखिया होगा कौन? 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टी का मालिक कौन? क्या अतीक के चारों बेटों में होगा झगड़ा? अशरफ के 4 बच्चों का क्या होगा? अतीक अहमद और अशरफ अहमद की पुलिस कस्टडी में हत्या हो चुकी है। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन, अशरफ की बीवी जैनब फातिमा और बहन आयशा नूरी फरार हैं। अतीक का बड़ा बेटा उमर लखनऊ जेल में और छोटा अली नैनी जेल में बंद है। दोनों पर रंगदारी का नया मामला भी दर्ज हो गया है। तो छोटे बेटे बाल सुधार गृह में हैं। अब 2 सवाल सबसे अहम हैं। पहला, अतीक और अशरफ की हत्या के बाद उनकी अनुमानित 10,000 करोड़ की बेनामी संपत्ति का क्या होगा? परिवार का मुखिया कौन होगा? और दूसरा, अतीक, उसका भाई अशरफ, बेटा असद, शूटर गुलाम, विजय कुमार उर्फ उस्मान चौधरी और अरबाज मारे जा चुके हैं। ऐसे में अतीक की गैंग IS 227 कौन संभालेगा? क्या ये गैंग खत्म हो गई है? अतीक की संपत्ति कितनी है, ये मुश्किल सवाल है, क्योंकि एक तरफ 25 करोड़ की घोषित संपत्ति है जो चुनाव लड़ने के दौरान 2019 में अतीक ने हलफनामे में बताई थी। वहीं दूसरी तरफ हजारों करोड़ की अघोषित और बेनामी संपत्ति भी है। इसमें से 1500 करोड़ की संपत्ति पर बीते सालों यूपी सरकार या तो बुलडोजर चलवा चुकी है या फिर उसे जब्त कर चुकी है। अतीक के पास प्रयागराज के सिविल लाइंस इलाके में महात्मा गांधी मार्ग पर सिनेमा पैलेस था, ये उसके कब्जे में था। सरकार इस पैलेस पर कार्रवाई कर चुकी है। नवाब यूसुफ रोड पर नजूल की भूमि पर अतीक का कब्जा था। ईटोन बिरयानी नाम के रेस्टोरेंट का किचन बना हुआ था। ये जमीन सरकार ने सितंबर 2020 में अतीक के कब्जे से छुड़वाई। हाईकोर्ट चौराहे पर 2020 में एक बिल्डिंग सरकार ने ध्वस्त की, ये अतीक के कब्जे में थी। सिविल लाइंस की आधी से ज्यादा बिल्डिंग्स में अतीक का पैसा लगा था। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 36 में भी अतीक अहमद का मकान। अतीक ने इसकी जानकारी 2019 लोकसभा चुनाव में एफिडेविट में भी दी। 90 वर्ग मीटर में ये मकान उसे 1994 में अलॉट हुआ था। इसी मकान में रहकर अतीक अहमद के बेटों ने ग्रेटर नोएडा के कॉलेज में पढ़ाई की। नोएडा की कई बड़ी सोसाइटी के कंस्ट्रक्शन में भी अतीक का पैसा लगा था। यूपी पुलिस और ईडी कर रहे इस मामले में जांच।
अतीक ने 2019 में अपनी चल अचल संपत्ति 25 करोड़ 50 लाख 20,529 रुपए बताई थी। अतीक जब से जेल गया था तब से महीने का खर्च करीब 30 से 35 लाख रुपए का था, क्योंकि वकीलों का खर्च, केस लड़ने का खर्च, साबरमती जेल के आसपास रहने वाले गुर्गों का खर्च, लखनऊ और नैनी जेल में बंद उमर और अली के साथ साथ बरेली जेल में बंद अशरफ का खर्च था। खर्च बढ़ रहा था और मार्केट में फंसे हुए रुपए को निकालने के लिए मुश्किल हो रही थी। उसने सबसे पहले शाइस्ता को राजनीति में उतारा, फिर असद को गैंग में लॉन्च किया। असद ने इसीलिए खुलेआम उमेश पाल की हत्या की। उमेश पाल अतीक के लिए उतना बड़ा खतरा नहीं था। उमेश और अतीक के बीच जमीन को लेकर दुश्मनी हुई थी। अतीक उससे मारकर मार्केट में मैसेज देना चाहता था और असद को गैंग में स्थापित करना चाहता था। सूत्रों के मुताबिक फरारी काट रही शाइस्ता तमाम बची खुची प्रॉपर्टी को बचाने के लिए ही छिपी है, क्योंकि शाइस्ता खुद को सारी प्रॉपर्टी का पहला दावेदार मान रही है। शाइस्ता अशरफ की पत्नी और बहन नूरी में संपत्ति को दावेदारी को लेकर आने वाले दिन में झगड़ा हो सकता है। हालांकि ये विवाद जिस घोषित संपत्ति को लेकर होगा, उसमें से सरकार कितनी जब्त कर लेगी और कितनी बचेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। अतीक पर गैंगस्टर एक्ट लगा था और ऐसे में उसकी जितनी संपत्ति काली कमाई से लिंक्ड मिलेगी, उसे भी सरकार जब्त कर लेगी। ये सवाल तो संपत्ति और परिवार का था, लेकिन गैंग को कौन संभालेगा? पुलिस ने अतीक का गैंग चार्ट जारी किया। इसमें 34 लोगों का नाम। पुलिस के रिकॉर्ड में अतीक के गैंग का नाम IS-227। गैंग के मेंबर नंबर 1 और 2 की हत्या हो चुकी है। कई शूटर्स और गैंगस्टर्स मारे गए। अतीक जब जेल में था तो शाइस्ता ही गैंग को लीड कर रही थी। शाइस्ता भले ही फरार हो, लेकिन गैंग उसके इशारे पर चल रही थी। शाइस्ता गिरफ्तार हुई तो गैंग कौन चलाएगा? शाइस्ता, अली और उमर को ही गैंग की पूरी जानकारी है। कितना पैसा कहां लगा है, किसके पास है, ये भी इनको ही पता है। गैंग को आज पूरी तरीके से खत्म मानना गलतफहमी। प्रयागराज में आज भी अतीक के कई मददगार। अली और उमर में भी गैंग और संपत्ति को लेकर जंग छिड़ सकती है, क्योंकि अतीक का आर्थिक साम्राज्य बहुत बड़ा था। यूपी सरकार, ईडी और एसटीएफ लगातार इस पर कार्रवाई कर रही है। अतीक के करीबियों, शूटर्स, गुर्गों, मददगार, वकीलों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। वहीं प्रयागराज के जानकारों का कहना है कि अभी भी अतीक के जितने बड़े साम्राज्य पर एक्शन हुआ है, जितनी संपत्ति जब्त हुई है, वो 10% भी नहीं है। ऐसे में अतीक एंड फैमिली पर शिकंजा जैसे जैसे कसेगा, जैसे जैसे कार्रवाई तेज होगी, अतीक एंड गैंग का आर्थिक साम्राज्य उतना ही टूटेगा। हालांकि ये सवाल तब भी बना हुआ है कि गैंग और परिवार का कमांडर कौन होगा और क्या ये सब कुछ परिवार के अंदर कलह को जन्म देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। अतीक अहमद के ससुराल से एक डायरी मिली है और बताया ये जा रहा है कि इस डायरी में अतीक अहमद के सभी मददगारों, करीबियों के नाम इसमें शामिल है, लिखे हुए पाए गए हैं। तो साथ ही अतीक ने ये कहा किस किस प्रोजेक्ट में पैसे लगाया था, किस किस शहर में उसने इन्वेस्ट किया था और होटल, रियल एस्टेट में कितना पैसा लगाया था, अतीक ने किसे, कारोबारी को कितने पैसे दिए थे, ये सब कुछ इस डायरी में ही लिखा हुआ है। और अब इस डायरी के पन्ने जैसे जैसे खुलेंगे, अतीक के मददगारों की मुश्किलें उतनी ही तेजी से बढ़ती हुई जाएगी। इस रिपोर्ट में देखिए। माफिया की पाई पाई, अशुभ घड़ी आई। अतीक की डायरी में छिपे हैं कई राज। पन्नों पर दर्ज है डॉन का काला साम्राज्य। ससुराल में हुई छापेमारी, काली कमाई खुलेगी सारी। डायरी में लिखा है काले कारोबार का कच्चा चिट्ठा। अतीक के हर करीबी, हर मददगार का नाम। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तक अतीक लोग। रियल एस्टेट, होटल इंडस्ट्री में लगाया था पैसा।
अलीना सिटी, अहमद सिटी के प्रोजेक्ट का जिक्र। यही वो डायरी है जो अतीक के काले साम्राज्य पर से पर्दा हटाएगी। यही वो डायरी है जिसमें अतीक के हर काले कारनामे का जिक्र है। इसी डायरी में लिखा है अतीक का पैसा कहां कहां लगा था, किन किन लोगों के पास अतीक का कितना पैसा है, अतीक ने कितनी रकम किस शहर में इन्वेस्ट की थी। दरअसल ये डायरी अतीक के ससुराल में हुई छापेमारी के दौरान मिली है। माफिया डॉन अतीक अहमद की डायरियां मिली है। जी हाँ, डायरियां, रजिस्टर्स मिले हैं जिसमें विभिन्न तरह की बेनामी संपत्तियों की जानकारियां हैं। ये अतीक अहमद का कार्यालय है और इसी कार्यालय के अंदर उसकी बंडलों में डायरियां मौजूद थी जिसमें देश और विदेश सहित मुंबई, बिहार, राजस्थान, कर्नाटक, बेंगलुरु सहित उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों में बेनामी संपत्तियों की जानकारी थी। इसके साथ ही उसके ससुराल में भी 2 डायरियां मिली हैं जिसमें कुछ बिल्डरों के नाम लिखे हुए हैं, जिसमें बेनामी संपत्तियां दर्ज थी। अतीक अहमद ने किसको कितने रुपए दिए, किस तरह से वह काम करता था, ये सारी चीज़ें इन डायरियों में मौजूद हैं। जिस तरह से अतीक अहमद की बेनामियां संपत्तियां उजागर हो रही हैं उसमें कई चीज़ें देखने को मिली हैं। लगातार जो नए नए बिल्डर्स हैं, नई नई जगहों पर उसकी प्रॉपर्टियां हैं, इन सारी चीज़ों की बातें निकल कर इन डायरियों सामने आ रही हैं। इन डायरियों से अलग अलग नए खुलासे हो रहे हैं जिससे पता चलेगा कि अतीक अहमद के साथ किन किन लोगों का जुड़ाव रहा है और कहां कहां अतीक अहमद ने अपनी बेनामी संपत्तियां बनाई हुई थी। कौशाम्बी के गांव बीरमपुर में इमरान और जिशान, मोहम्मद मुस्लिम और कौशाम्बी के कई लोगों के साथ अलीना सिटी फेज 1 और फेज 2 का जिक्र किया है। इसके अलावा बक्सी और दामपुर में अहमद सिटी, सैदपुर बक्सी में असाद सिटी, रावतपुर में साईं विहार योजना, सैदपुर में सैदपुर ग्राम योजना, सैदपुर कुरहदा में सैदपुर आवास योजना, कुरेली में लखनपुर आवास योजना, 1000 बीघे से ऊपर जमीन पर तमाम प्रोजेक्ट से जुड़े लेन देन का जिक्र, रियल स्टेट और होटल के कारोबार से जुड़े अतीक के करीबियों का भी जिक्र, गुजरात, राजस्थान, मुंबई, मध्य प्रदेश और दिल्ली में मौजूद बेनामी कंपनियों का भी डायरी में जिक्र। कई फर्जी कंपनियों के नाम भी डायरी में लिखे हैं। शेल कंपनियों से करोड़ों के लेन देन का जिक्र भी डायरी में है। अतीक के कई करीबियों के मोबाइल नंबर लिखे हैं। प्रयागराज में करेली वो इलाका था जहां अतीक ने न सिर्फ सबसे ज्यादा जमीन कब्जा की बल्कि वहां अपने गुर्गों के रहने के लिए कॉलोनी भी बनवा रखा था। जेल जाने की वजह से उसके सपने पर ब्रेक लग गया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अतीक और अशरफ करेली के लखनपुर गांव के 1000 बीघे से ज्यादा की जमीन पर कब्जा कर चुके थे। यहां वो अपने गुर्गों के लिए अलीना सिटी और अहमद सिटी बसा रहे थे। यहां गरीब मुस्लिमों को सस्ते मकान देने की भी योजना थी। अतीक इस तरह की कॉलोनियों को बसा करके प्रयागराज की डेमोग्राफी बदलना चाहता था। इन जमीनों पर कुछ कंस्ट्रक्शन भी हो चुका था। 2021 में सरकार ने अतीक पर एक्शन लेना शुरू किया तो यहाँ का कंस्ट्रक्शन भी ढहा दिया गया। उधर उमेश पाल अपहरण केस में उम्र कैद की सजा काट रहे माफिया अतीक अहमद के वकील खान सौलत हनीफ की प्रयागराज की सीजेएम कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट में पुलिस रिमांड की अर्जी पर सुनवाई हुई। जज ने फैसला सुरक्षित रखा है। माना जा रहा है कि पुलिस को कस्टडी रिमांड मिल सकती है। प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट ने 28 मार्च को माफिया अतीक अहमद, उसके वकील खान सौलत हनीफ, दिनेश पासी को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। तो अब अतीक की ये डायरी पुलिस और एसटीएफ के लिए मददगार साबित हो सकती है। इसके जरिए पुलिस अतीक के कई करीबियों, मददगारों तक पहुंच सकती है और अतीक के साम्राज्य पर एक्शन लेने में भी मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। मुख्तार अंसारी पर पहली बार आईटी का शिकंजा कसा है और 1 हफ्ते के अंदर ही मुख्तार को आईटी के सवालों का जवाब देना होगा। इसमें गाजीपुर की 12 करोड़ की जमीन शामिल है। साथ ही 127 करोड़ की कुल 23 प्रॉपर्टी को लेकर भी मुख्तार के सवाल जवाब होंगे। तो उधर उसरी चट्टी कांड की सीबीआई जांच कराने की मांग मुख्तार ने हाईकोर्ट से की है। अब इसे लेकर के हाईकोर्ट ने यूपी सरकार और सीबीआई से 4 हफ्ते के अंदर ही जवाब मांग लिया है। देखिए रिपोर्ट। खत्म हुआ अतीक, मिट गया दरबार, सलाखों में बेचैन है माफिया मुख्तार। बुलडोजर एफआईआर, एक्शन लगातार, अब इनकम टैक्स की भी तलवार।
बाहुबली मुख्तार अंसारी की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। पुलिस प्रशासन और सरकार के बाद उसके ऊपर इनकम टैक्स विभाग का शिकंजा भी कस गया है। इनकम टैक्स विभाग ने मुख्तार को बेनामी संपत्ति कानून के तहत नोटिस जारी किया है। बेनामी संपत्ति यूनिट ने ये नोटिस बांदा जेल प्रशासन के जरिए मुख्तार अंसारी को दिया है। कुल 127 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति के मामले में मुख्तार अंसारी को दिया गया ये पहला नोटिस है। इस नोटिस में गाजीपुर में 12 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी मांगी गई है। 12 करोड़ रुपए की गाजीपुर की जमीन गणेश दत्त मिश्रा नाम के शख्स ने खरीदी। जमीन उस वक्त 1 करोड़ 29 लाख रुपए में खरीदी गई। इनकम टैक्स विभाग को जांच के दौरान पता चला गणेश दत्त मिश्रा की सालाना आय बेहद कम। गणेश दत्त मिश्रा ने इसे खरीदने के लिए जिस कंपनी से लोन लिया, उस कंपनी में मुख्तार अंसारी के परिवार के लोग बतौर निदेशक और शेयर होल्डर शामिल। जमीन की खरीद फरोख्त का लिंक मुख्तार से जुड़ा। गणेश दत्त की कंपनी में मोहम्मद सुहेब मुजाहिद भी एक शेयर होल्डर डायरेक्टर। फर्जी एम्बुलेंस मामले में सभी मुख्तार के साथ चार्जशीटेड। वो कंपनी भी किसी न किसी तौर पर मुख्तार अंसारी से जुड़ी। इन कंपनियों में मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी भी जुड़ी। जिन पैसों से ये प्रॉपर्टी खरीदी गई, उन पैसों का स्रोत क्या था? गणेश दत्त मिश्रा बताएं कि कमाई कम होने पर प्रॉपर्टी कैसे खरीदी। जिस कंपनी में मुख्तार के परिवारजन शेयर होल्डर, उसी से लोन कैसे हुआ? मुख्तार के जवाब से संतुष्ट नहीं तो आईटी करेगा प्रॉपर्टी जब्त। इसी सप्ताह आयकर विभाग के नोटिस का जवाब देना है। अगर आयकर विभाग जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ तो गाजे बाजे के साथ मुनादी कराकर गाजीपुर की इस प्रॉपर्टी को जब्त करेगा। कोर्ट में मुख्तार अंसारी से पूछताछ के लिए याचिका दायर कर पूछताछ की इजाजत मांगेगा। कुल 23 प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त को लेकर आयकर विभाग को पूछताछ करनी है। वहीं मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर मामले में गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट से 6 मई को फैसला आएगा। एडीजीसी क्रिमिनल नीरज श्रीवास्तव ने इस बारे में जानकारी दी। मुख्तार अंसारी पर हत्या की कोशिश 120B के तहत गैंगस्टर का मामला दर्ज है। ये मोहम्मदाबाद थाने के 307 और 120B और करंडा थाने के गैंगस्टर एक्ट का मामला है। तो उधर उसरी चट्टी कांड में ब्रजेश सिंह के साथ आरोपी बने त्रिभुवन सिंह ने उसरी चट्टी मामले को लेकर एक याचिका दायर की है। त्रिभुवन सिंह ने मांग की है कि मुकदमे का ट्रायल गाजीपुर के बजाय किसी दूसरे जिले की कोर्ट में हो। कोर्ट ने फिलहाल ट्रायल पर रोक लगा रखी है। तो मुख्तार अंसारी ने उसरी चट्टी कांड की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। इसे लेकर हाईकोर्ट ने यूपी सरकार और सीबीआई से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है और इसके साथ ही ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह को भी नोटिस देकर जवाब मांगा है। 21 साल पुराना है ये मामला। 15 जुलाई 2001 को यूपी में पंचायत चुनाव हो रहे थे। मुख्तार अंसारी अपने समर्थकों का प्रचार कर रहा था। रविवार का दिन था। मोहम्मदाबाद से काफिले के साथ मुख्तार निकला। मोहम्मदाबाद से 7 किलोमीटर की दूरी पर है उसरी चट्टी गांव। गांव में कुछ लोग एक ट्रक पर छिपे थे। मुख्तार का काफिला नजदीक आने पर ट्रक पर सवार लोगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। हमले में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मुख्तार समेत दर्जन भर लोग घायल हुए। मुख्तार अंसारी ने हमले का आरोप ब्रजेश सिंह पर लगाया। ब्रजेश सिंह और उसके साथी त्रिभुवन सिंह को नामजद कराते हुए कुल 17 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। ब्रजेश और त्रिभुवन के अलावा बाकी 15 लोग अज्ञात थे। एक तरफ मुख्तार पर आईटी का शिकंजा कस रहा है तो दूसरी ओर 6 मई को उस पर फैसला आना है। ऐसे में मुख्तार अंसारी बांदा जेल में बेहद परेशान है तो उधर उसकी पत्नी अफशा पर भी 75,000 का इनाम है और वो फरार है। तो मुख्तार का बड़ा बेटा अब्बास जेल में है और दूसरा बेटा उमर फरार है। वहीं अतीक पर हुए एक्शन को देखकर मुख्तार अंसारी भी डरा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह की सदस्यता पर खतरा मंडरा रहा है और ये सवाल इसलिए क्योंकि धारा 500 के तहत दिग्विजय पर आरोप तय हुआ है। मामला मानहानि का है और अगली सुनवाई है जुलाई को। अगर आरोप सिद्ध हुए तो फिर दिग्विजय सिंह दोषी साबित हुए और उनकी संसद सदस्यता जा सकती है। इस पर ये रिपोर्ट देखिए। क्या दिग्विजय सिंह की संसद सदस्यता जाएगी? मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने दर्ज कराया था केस।
धारा 500 के तहत दिग्विजय पर तय हुए आरोप। इसी धारा के तहत राहुल की सदस्यता गई थी। अब 1 जुलाई को इस मामले की अगली सुनवाई। कांग्रेस के सीनियर नेता, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा वक्त में राज्यसभा के सदस्य दिग्विजय सिंह पर एक नया सियासी संकट आ गया है। चर्चाओं और आशंकाओं का दौर है कि दिग्विजय सिंह की संसद सदस्यता जा सकती है। ऐसी बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि उन पर भोपाल कोर्ट ने धारा 500 के तहत आरोप तय किए हैं। मामले की अगली सुनवाई 1 जुलाई को होनी है। दिग्विजय सिंह के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया था। ये बात जुलाई 2014 की है। 4 जुलाई 2014 को मीडिया के सामने दिग्विजय सिंह ने विष्णुदत्त शर्मा पर गंभीर आरोप लगाए थे। अगर आरोप सिद्ध हुए तो दिग्विजय सिंह को 2 साल की सजा हो सकती है और उनकी संसद सदस्यता भी जा सकती है। देखिए, जिस राह पे गुरु उस राह पे चेला। राहुल गांधी जी और दिग्विजय सिंह जी के बारे में सभी को पता है, गुरु चेला का रिश्ता है उनका। और जिस प्रकार से हमें विश्वास है कि जिस प्रकार से राहुल गांधी जी को उनके झूठ बोलने पे, एक ओबीसी वर्ग के अपमान करने पे सजा मिली, उसी राह पर चलते हुए दिग्विजय सिंह जी ने भी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी के बारे में जो झूठे आरोप लगाए, जिसको लेकर न्यायालय में मामला चल रहा है, आरोप तय हो गए। हम न्यायालय का पूरा सम्मान करते हैं, चूँकि न्यायालय में मामला, इसलिए इस पर टिप्पणी करना ज़्यादा उचित नहीं होगा, लेकिन न्यायालय का सम्मान करते हैं और ये विश्वास जताते हैं कि न्याय की रक्षा होगी। और उसी प्रकार का, जिस प्रकार का राहुल गांधी को उनके कर्मों की सजा मिली है, हम उम्मीद करते हैं कि दिग्विजय सिंह जी को भी उसी प्रकार सजा मिलेगी। इसे लेकर कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता किसी भी मानहानि केस से नहीं डरते। हम राहुल गांधी के डरो मत के नारे को ही जीते हैं। दिग्विजय सिंह पर कोर्ट में इस मामले के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। देखिए, इस मध्य प्रदेश और देश में सच कहना एक अपराध हो गया है। चाहे राहुल गांधी जी हों या दिग्विजय सिंह जी हों या कांग्रेस पार्टी के अन्य नेता हों या मुझ जैसा छोटा कार्यकर्ता हो, कितने मानहानि के हम लोगों पर केस लगा दिए हैं। मुझे तो 2 साल की मुख्यमंत्री जी ने सजा भी करवा दी, फिर भी क्या कर लिया। कल रंजना बघेल जी का हमने मामला उठाया, वो भी कह रही हैं अपराधी होने के बाद कि मैं मानहानि का दावा लगाऊंगी। जितने दावे लगा सकते हो आप लगा दीजिए। सरकार, हुकूमत आपकी ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। और यही चरित्र फिर हमने जब अपनाना चालू कर दिया तो फिर आपके कई लोग शिक्षों में मिलेंगे। दिग्विजय सिंह ने जब आरोप लगाए थे उस वक्त विष्णुदत्त शर्मा एबीवीपी के नेता थे। दिग्विजय सिंह ने कहा था कि विष्णुदत्त शर्मा ने आरएसएस और व्यापम के बीच में बिचौलिए का काम किया है। जब ये रिपोर्ट मीडिया में आई तो वीडी शर्मा ने दिग्विजय सिंह द्वारा लगाए गए आरोपों को लेकर कोर्ट में मानहानि का केस दायर किया था। व्यापम मामले में बीडी शर्मा के खिलाफ दिग्विजय सिंह ने कई आरोप लगाए थे, खासतौर से कि वो व्यापम में शरीक थे। उसके बाद मानहानि का केस किया जाता है बीडी शर्मा की तरफ से, जिसमें आरोप तय हो गए हैं। यानी कि मानहानि के केस में अब मुकदमा चलेगा और कोर्ट में ये फैसला होगा कि मानहानि हुई कि नहीं हुई, और जुलाई से इसका एक तरह से सुनवाई का दौर शुरू होगा। लेकिन जिस तरह से मानहानि के केस में राहुल गांधी की सदस्यता गई और उसके बाद उनको बंगला भी खाली करना पड़ा, इसके बाद बीजेपी अटैक कर रही है दिग्विजय सिंह पर और साफ साफ कह रही है कि गुरु की राह पर चेला है। और जिस तरह से हश्र राहुल गांधी का हुआ है, कुछ वैसा ही दिग्विजय सिंह का होगा। वहीं कांग्रेस पार्टी का कहना है कि डरो मत का नारा राहुल गांधी ने दिया था और उसी नारे पर कांग्रेस अड़ी हुई है और कांग्रेस ने कोई गलती नहीं की है और दिग्विजय सिंह कोर्ट में इस केस को जीतेंगे। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि चुनावी समर में, जब चुनावी साल है, ये पूरी राजनीति मानहानि के केस से आगे बढ़ती है या कुछ और सियासत इसमें होती है, देखना दिलचस्प होगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि कोर्ट में इस पूरे मामले पर क्या फैसला आता है। चुनावी साल में इस फैसले का असर भी बड़ा होगा।